मिनिस्टर इन वेटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। अपवाद छोड़ दें तो मालवा जिसने बढ़त बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार उसकी ही बनती आ रही है। इस बार मालवा के मोहन की ही सरकार और मंत्रिमंडल के फैसलों में उस क्षेत्र का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। आगामी सिंहस्थ जिसका एक बड़ा कारण फिर भी इंदौर जिले का अपना महत्व था, है और रहेगा। बात उस इंदौर जिले की जिसके प्रभारी मंत्री कोई और नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हैं। जहां से मंत्रिमंडल में भारी भरकम चेहरे के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस छोड़कर आए तुलसी सिलावट का प्रतिनिधित्व, तो भी मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है, क्योंकि 9 विधानसभा वाले इंदौर जिले में सभी सीटों पर कमल खिल रहा है। 2 महिला विधायक, लेकिन मंत्री के लिए उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इनमें से एक तो मंत्री भी रह चुकी हैं, दूसरे को राजनीति विरासत में मिली है, एक और पूर्व मंत्री, लेकिन एक विधायक ऐसा जो सीनियर बहुत वरिष्ठ है। इंदौर की राजनीति में भी उसका अपना दबदबा और दावा मजबूत रहा है, लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाया। इस जिले की राजनीति कभी भाई और ताई के इर्द गिर्द सिमट गई थी, तो अब सिर्फ परिदृश्य ही नहीं बदला है, बल्कि समीकरण भी बदल गए हैं। ऐसे में मिनिस्टर इन वेटिंग के दावेदार कम नहीं। बात इंदौर जिले की हो रही है, लेकिन उपयोगिता से लेकर एडजस्टमेंट के लिए गुंजाइश कम और एक नाम पर सहमति बना लेना आसान नजर नहीं आ रहा है। मोहन सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन की अटकलों के बीच इस एपिसोड में इंदौर जिला, उसके मंत्री पद के दावेदार, क्षेत्र, जाति और दूसरे समीकरणों पर आखिर कौन कैसे फिट हो सकता है, या कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा, एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। सभी का स्वागत है, लेकिन पहले एक नजर स्क्रीन पर कि आखिर इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों का मिजाज क्या कहता है। कौन, क्यों दमदार, कितने दावेदार। तो शुरू करते हैं बात वही मिनिस्टर इन वेटिंग। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा का अपना महत्व है और मालवा में इंदौर जिला। तो महेंद्र जी, जो इंदौर है, इंदौर में राजनीति बड़े बड़े चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंदौर का महत्व इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, और जो कांग्रेस में जो चेहरा सामने लाया गया है, ओबीसी चेहरा, वो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी। तो मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए कोई गुंजाइश है? 2 नेता यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहती है सीट का मिजाज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर एक नया दौर है, और नए दौर में भी पुराने दौर का इंदौर इतना मजबूत है कि वो नए दौर तक लगातार सतत जारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इंदौर के लिए ये है कि जो आपने 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि मुख्यमंत्री और अपोजिशन का लीडर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, इसके बावजूद 9 विधानसभा सीटों वाला मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है इंदौर, और 9 विधानसभा सीटों में से भी कई दिग्गजों की सीटें वहां पर हैं। जैसे इंदौर ग्रामीण कुछ है और कुछ है शहरी इलाका। इंदौर 1 से लेकर 5 तक ये इंदौर शहर की सीटें हैं जिनको डिवाइड किया गया है। इंदौर 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद राऊ, इसके बाद सांवेर, इसके बाद महू और इसके बाद देपालपुर। ये 9 विधानसभा चेहरे पे एक चेहरा भारी नजर आता है। बिल्कुल। और उसमें मंत्रिमंडल में कैलाश जी है और तुलसी सिलावट है। बिल्कुल। माने एक कांग्रेस छोड़कर आए और एक लगातार जो भाजपा में है, वो उनकी भूमिका बदलती रही है। कभी दिल्ली में थे, कभी राज्य की राजनीति में। बाकी चेहरे कौन है और क्या महत्व रखते हैं? देखिए, बाकी चेहरे साफ हैं, वहां पर पूरी पिक्चर साफ है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो हमेशा से फ्रंट लाइन में रहे। ऐसा नहीं है कि अभी हाल में, चाहे वो केंद्र की सियासत में हो चाहे इंदौर की सियासत। देखो, सुमित्रा ताई
भाई और भाई, ये एक हमेशा एक ऐसी जोड़ी रही है जिसकी अदावत हमने देखी और जिसकी मोहब्बत हमने देखी, दोनों चीजें देखी। लेकिन यहां पर यदि जो आप मिनिस्टर इन वेटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे विकल्प हैं यहां पर, बहुत सारे विकल्प में देखिए मालिनी गौड़ हैं, एक बहुत मंझी हुई लीडर है, उनके पति का भी एक अच्छा बैकग्राउंड है, देखिए लक्ष्मण सिंह गौड़ मिनिस्टर रहे हैं, इसके बाद महेंद्र हार्डिया हैं, दूसरे यदि हम किसी नेता की बात, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जिसके नाम पर हमेशा वहां पर जो लोग हैं वो कहते रहते हैं, रमेश मेंदोला एक ऐसा चेहरा है वहां, लगता है जिसको कि लोग चाहते हैं कि ये मंत्री बन जाए। उसके बाद देखिए फिर उषा ठाकुर हैं जो पूर्व में मंत्री रही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मंत्री पद उनके पास नहीं है। हालांकि दो और चेहरे हैं, उसमें जो गोलू शुक्ला हैं और पटेल है, हालांकि ये पहली बार के विधायक। लेकिन इसमें मैं जी एक बात जरूर टोकूंगा राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर की अगर रियासत को और विरासत को समझना होगा तो वहां मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर खासकर अगर मालवा जो हम आर्थिक राजधानी कहते हैं उसको, उसके 3 सिकंदर नेता आप आज तक हम देखेंगे पिछले 5 दशक में, तो वो रहे राकेश जी। पहला नाम था जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी का, दूसरा नाम जो है वो महेश जोशी का रहा जो अर्जुन सिंह के चाणक्य माने जाते थे, और तीसरा नाम अगर हम भाजपा की लीडरशिप में मानते हैं तो वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय इतने मंझे हुए नेता हैं कि बतौर महापौर रहते हुए उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। दूसरा राकेश जी सबसे बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय वो नेता हैं जिन्होंने 3 विधानसभा सीटों से अलग अलग चुनाव लड़ा, और आज भी उनके पास उनके कोटे की 4 विधानसभा सीटें उनके कोटे में आती हैं। जैसा कि महेंद्र जी कह रहे थे, मिनिस्टर मतलब वो चुनाव लड़ चुके हैं, नहीं चुनाव लड़ चुके हैं, नहीं अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। एक रमेश मेंदोला खुद, क्योंकि अब अभी तक उनकी लीड कोई मतलब बीजेपी के अंदर उनका वर्चस्व है, मतलब अगर इंदौर जिले की हम बात करेंगे। अब इसके बाद अगर तो आप ये बता रहे हैं जी कि उनका कोटा है तो वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए बाकी जो 3 सीटें हैं उससे आप मिनिस्टर इन वेटिंग मत सोचिए। मैं ये मानकर चलता हूं राकेश जी, लेकिन अगर देखिए इस सत्ता और संगठन का खेल बड़ा भाजपा में कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा कहा भी जाता है। सबसे बड़ी बात है जैसा महेंद्र जी ने कहा, मालिनी गौड़ एक प्रबल दावेदार मानी जाती है, क्योंकि इंदौर की अयोध्या माने जाने वाली 4 नंबर सीट से वो लगातार चुनाव जीत रही हैं। इसके बाद दूसरा और महत्वपूर्ण नाम आता है रमेश मेंदोला। हर बार उनके नाम की चर्चा चलती है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं। आप लोग और इसके बाद जो एक बार के जीते हैं, जैसा महेंद्र जी ने कहा, राकेश शुक्ला मतलब गोलू शुक्ला और मधु वर्मा आईडीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये नाम भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात मैं मानता हूं, अगर मिनिस्टर इन वेटिंग की संभावना बनती है तो 3 नाम पर चर्चा की संभावनाएं हो सकती हैं। उसमें उषा ठाकुर हैं, मालिनी गौड़ हैं और रमेश मेंदोला। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं व्यक्तियों पे कर रहे हैं, इंदौर की तासीर समझिए। इंदौर चंबल बुंदेलखंड महाकौशल का इलाका नहीं है, मालवा का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, और वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, वहाँ पार्टी महत्वपूर्ण हो गई। पिछले 2 दशक में जो भाजपा ने अपनी जड़ें जमाई हैं, वहाँ आप किसी को भी टिकट दे दो। जनरली अपन जो मंत्री या निगम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ये सब बनाते समीकरणों को साधने के लिए, यही बात तो पार्टी के पास वहाँ कोई मजबूरी नहीं है समीकरण साधने की। जैसे पटवा जी कहते थे कभी के स्टैचू को भी हम कमल का फूल दे देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो इंदौर में ये कोई मजबूरी नहीं है पार्टी की कोई समीकरण साधना हो, वहाँ पार्टी इतनी मजबूत है, आप किसी को भी टिकट दे दो, वो लाखों में चुनाव जीतते हैं। बात मिनिस्टर इन वेटिंग की है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी चेहरा हो, अगर भाजपा की जड़ें मजबूत है तो कोई भी चुनाव जीतेगा। लेकिन अगर दावेदार हैं तो वो कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द ही सब कुछ सिमट जाता है। तुलसी सिलावट एडजस्टमेंट है, पहले भी तो मंत्री रहे, महेंद्र हार्डिया मंत्री रहे, उषा ठाकुर मंत्री रही। जैसे आप वहां समझिए तो समीकरण कैलाश विजयवर्गीय केंद्र की राजनीति से आए, जिनके राष्ट्रीय नेतृत्व से भी संबंध। आप उषा ठाकुर वहां संघ की है, मालिनी गौड़ है, सब जो हर एक दावेदार है। रमेश मेंदोला मध्य प्रदेश सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं, तो वहां सब दावेदार है मंत्री पद के। यदि मंत्रिमंडल तो आधा मंत्रिमंडल तो इंदौर से आप बना सकते हो, इतने उस योग्यता। अपन ये मानते राकेश जी, लेकिन चूंकि प्रभारी मंत्री वहां स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुझे संभावनाएं, लेकिन हाँ चर्चा हमारी चल रही है कि आखिर दावेदारी किस किस की हो सकती है। परिस्थिति दावेदारी साधन, लेकिन वहां से कोई संभावना नहीं है। परिस्थिति जन्य निर्णय लिए जाते हैं इंदौर में, अगर नहीं लिए जाते तो देखिए कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी फिर तुलसी सिलावट क्यों विकल्प के तौर पर सामने आते, तो कैलाश विजयवर्गीय तो थे ना लीडरशिप में। तो ऐसा नहीं है, वहां परिस्थिति हालत। और बाकी के जो हम जिन कद्दावर नेताओं की बात कर रहे हैं उनमें मधु वर्मा हो चाहे मल्ली गौड़, तीनों से जानना चाहूंगा, तुलसी सिलावट के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय के बाद बाकी की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो जाती है, और इसलिए भी नहीं खत्म हो जाती क्योंकि हमेशा से चर्चा रही है उस क्षेत्र से। हमेशा ऐसा रहा है कि देखिए, चाहे उमा सरकार हो, 2 मंत्री का प्रतिनिधित्व रहा, तो ऐसे एक समय ऐसा भी आया कि जब 3 मंत्री वहां से मिले, और एक समय ऐसा भी आया दिग्विजय सिंह सरकार में जब कोई मंत्री वहां नहीं था। 10 साल के कार्यकाल को अगर देखें तो कोई मिनिस्टर नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन जो सवाल मैंने शुरू में खड़ा किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। आमतौर पर मुख्यमंत्री किसी जिले का नहीं, उसका तो पूरा प्रदेश है। तो जो फैक्टर मैंने आपसे कहा कि तुलसी सिलावट के कारण बाकी रुक रहे हैं, आप लोग कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री खुद उस जिले के प्रभारी मंत्री है, ये भी एक फैक्टर है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब मुख्यमंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री है तो और कोई मंत्रियों की वहां संभावना नहीं है, और समीकरण साधने की कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, ये अब मैं देवदत्त जी की बात का थोड़ा सा अंतर्विरोध कर सकता हूं। देखिए, समीकरण साधने की बात तो राकेश जी इस मंत्रिमंडल में हमें दिखती है, और साफ गोई से दिखती है। कारण है, सिंधिया कोटे से आते हैं तुलसीराम सिलावट, कैलाश जी अपने आप में एक वर्चस्व प्राप्त नेता है, खुद का एक अपना वजूद अस्तित्व है, तो ये मैं कहता हूं ये समीकरण बिठाया है, तो आगे के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसे मंत्रिमंडल अभी तो साथ चुके वो जितना साधना था। एक दौर ऐसा आया था 15 और 16 में जब कैलाश विजयवर्गीय वो लगे थे कि रमेश मेंदोला, मतलब ऐसा एक जो सियासी एक्सपर्ट है वो मानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी चाहते थे कि रमेश मेंदोला मंत्री बने, लेकिन महेंद्र हाडिया का नाम भेजा गया था संघ और संगठन से, तो ऐसा नहीं है। और जबकि सुमित्रा ताई है वो महेंद्र हाडिया को चाहते, तो वहां पर ऐसा इंटरनल जो पॉलिटिक्स, लेकिन अब राजनीति बदली है ना। देखिए, दौर बदला है, बीजेपी के अंदर बदले हैं भाई, नीचे से ऊपर एक सिस्टम अलग काम कर रहा है। अगर महिलाओं को महत्व, चलिए एक नाम की बात कर लेते हैं, रमेश मेंदोला सब सर्वाधिक, मतलब जो लगातार आप जानते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड, लगातार उनकी जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। एक रिकॉर्ड है, एक नाम है जो हमेशा आता है कि मंत्रिमंडल में शामिल। उनके लिए कोई संभावना इस मोहन सरकार में कैलाश जी के मंत्री रहते हुए है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने रमेश मेंदोला का जिक्र किया, 4 बार के विधायक हैं, अनडाउटेबल वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, दादा दयालु के नाम से जनता में प्रसिद्ध है। इंदौर की जनता चाहती है कि ऐसा मंत्री मिले, लेकिन यहां पर वो है ना, मैं और मेरी परछाई, उनके ऊपर एक तो वो हो सकता है कि वो कभी अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर नहीं कर सकते। ब्राह्मण के नाम पे राकेश जी बड़ा चेहरा है, अपने आप में बड़ा चेहरा है, लेकिन वो जैसा इंतजार तो कर सकते हैं रमेश मेंदोला। हाँ, इंतजार के अलावा वो कर भी नहीं कुछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, दादा के सामने दयालु को शांति रहना पड़ता है। कैलाश जी उनकी ताकत है, और कैलाश जी कहीं उनकी राय में। दूसरा नाम जो बात जी आपने कही थी, उषा ठाकुर, वो हिंदुत्व का एक चेहरा है, महिला है, अपने बयानों के कारण चर्चा में रहती हैं, मंत्री रह चुकी हैं। इनके लिए मोहन सरकार में कोई संभावना? देखिए राकेश जी, ये बहुत आपने सुंदर नाम लिया है। कारण ये है कि उषा ठाकुर एक तो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, फायर ब्रांड लेडी हैं, हमेशा आक्रामक रहती हैं, और दूसरा वो किसी गुट में नहीं है, उनके साथ संघ का सबसे बड़ा वरदस्त है। संघ का अगर कोटे को ध्यान में रखा जाए या संघिक तरफ पैरवी करने वाली बात कहेंगे तो उषा ठाकुर का नाम मैं कह सकता हूं कि दावेदारी से बहुत प्रबल माना जाता है। लेकिन एक बार मंत्री रह चुकी हैं तो क्यों ना नए, तो फिर राकेश जी उसमें दूसरा नाम आता है मालिनी गौड़, वो भी किसी गुट में नहीं है, उनका भी एक नाम है। नहीं, ये जो बात कही देवदत्त जी, आप कम बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब मोहन सरकार है ना, शिवराज सरकार के बाद एक नया चेहरा है, उसके लिए एक नई टीम कल के दिन जो दिल्ली से यहां आए हैं, मंत्रिमंडल में हैं, उनकी भूमिका बदलती है, तो क्या मालिनी गौड़, क्या उषा ठाकुर, इन दोनों में भी कोई प्रतिस्पर्धा हो सकती है? देखिए, वहां केवल और केवल ये कि कौन को एडजस्ट करना है कर लो, वहां कोई समीकरण साधने की चुनौती नहीं है, और दोनों प्रबल दावेदार, मतलब जिसका बैकग्राउंड मजबूत होगा, बैकग्राउंड नहीं, जिसकी ऊपर वालों की इच्छा होगी उसको वो बना लेंगे, क्योंकि उनको वो कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम कोई समीकरण सेट करने, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मोहन जी तो चाहेंगे ना कि नए चेहरे आए, नई टीम आए, और इंदौर उज्जैन तो मोहन जी का पहला प्रेम है ना भाई। तो खुद प्रभारी मंत्री है मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो उनको वहां तो सब गौड़ हो गए, क्योंकि वो नहीं, लेकिन अब एक दूसरा पहलू भी इधर जुड़ा हुआ है राकेश जी के, मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन शहर बने। तो जब मेट्रोपॉलिटन शहर बने तो 1 और 2 मंत्री के अलावा जब 9 विधानसभा क्षेत्र, तो एक आध और चेहरा भी एक बहुत बेहतर साबित हो सकता है। बहुत समग्र विधानसभा हो जाएंगी ना। नहीं, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आप कर रहे हैं तो उज्जैन और इंदौर, फिर अंतर कहां रह जाता है? नहीं, अंतर हम चर्चा करते हैं, बात अपन इंदौर जिले की कर रहे हैं। नहीं, आप किसी भी जिले की चर्चा करते हैं तो आप एक प्रदेश व्यापी समीकरण नहीं देखते, तो जहां संकट होगा पार्टी वहां से प्रदेश के समीकरण नहीं देखा, दिल्ली से देखे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, वहां का चेहरा देखा जाता है, आसपास के राज्यों की जमावट देखी जाती है। लेकिन बात अगर इंदौर जिले की, जो आपने कहा ना, मालवा के हाथ में चाबी रही है सरकार बनाने में,
किसी की भी वो बड़ी भूमिका रही है। तो मालवा के मिजाज को देखते हुए मोहन जी जो खुद मालवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी नए चेहरे पर जो सोच नहीं सकता हो वो इन 9 में से निकला है। पूरी 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। हाँ, इस बार पूरा बीजेपी को क्लीन देखिए, 9 में से निकलना तो सिर्फ 7 में से है, और 7 में से 2 को थोड़ा सा इतर भी रख सकते हैं, लेकिन बाकी के जो बचे 5 हैं उनमें से तो लगता है कि निकलेगा ही कोई ना कोई ऐसा हल कि लेकिन जी जिनका प्रोफाइल बड़ा है, जो दमखम है, जिनकी पहुंच है, रसूख है, आजकल उनको पीछे भी छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में जो लो प्रोफाइल है, जो विवादों से दूर है, वो सब सामने आ सकते हैं। अगर उल्टी मतलब नीचे उल्टे से देखें, नीचे से ऊपर देखें तो पहली बार के गोलू शुक्ला है, उनको आप मानिए कि वो छोड़ दीजिए अभी, है ना। गोलू शुक्ला है, उसके बाद मधु वर्मा है। हाँ। मधु वर्मा लो प्रोफाइल लीडर हैं। हाँ। और उनके ऊपर किसी का ठप्पा नहीं है। और मेरे अगर मानता हूं जिसके ऊपर किसी का ठप्पा नहीं, उसके ऊपर मोहन ठप्पा लगा सकते हैं, क्योंकि अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो एक वो नाम है। दूसरा महेंद्र हार्डिया का नाम भी महेंद्र जी हो सकता है। महेंद्र हार्डिया रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और चूंकि उनको वहां मैनेज करना, देखिए वहां 3 जातियों की बस्ती बड़ी महत्वपूर्ण है, बनिया वहां सर्वाधिक है। मुझे लगता है महेंद्र हार्डिया ही वो नाम है। हाँ। जो विवादों से दूर है। हाँ। पर न वो इधर के रह पा रहे, ना उधर रह पा रहे। बस यही दिक्कत है। वो एक बार उपयोगिता को लेकर के मुझे लगता है कि 100 बार सोचेंगे। इसमें एक नाम हम लोग चूक रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि वो राजनीति में इस समय नेपथ्य में होंगे। लेकिन एक दौर था महेंद्र जी, अगर आप याद रखें, राकेश जी को भी याद होगा, ताई, भाई और भाऊ 3 की तिकड़ी हुआ करती थी। जब भाऊ मेयर थे, भाऊ का मेरा तात्पर्य है कृष्ण मुरारी मोगे। हाँ। तब तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी, और तीनों की तिकड़ी राजनीति, मतलब इंदौर की राजनीति की बिसात तय करती थी। नहीं, एक फैक्टर और है, अगर कभी कभी मंत्रिमंडल बनता है तो जिले के क्षेत्रीय समीकरण, कोटा, बहुत कुछ, लेकिन अगर कोई केंद्र में प्रतिनिधित्व करता है तो फिर उस जिले को थोड़ा सा तो ताई लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। हाँ। लगातार सांसद होने के बाद केंद्र में मंत्री नहीं बनी है। हाँ। और कैलाश जी मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेलने के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति के बाद फिर लौटी हैं। अब इसी घटनाक्रम को दोहराता हूं, इसको थोड़ा सा बताने के लिए है। आपने कहा कि ताई का महत्व है, अपना व्यक्तित्व है, लेकिन महेंद्र जी और राकेश जी, आपको पिछले दिनों की हम तस्वीरों को ध्यान में देंगे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्भय सिंह पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और निर्भय सिंह पटेल के बेटे मनोज पटेल देपालपुर से विधायक हैं। हाँ। उस नाम को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक विचार के पहलू में आ सकता है। देखिए वहां पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो ये दीक्षित जी जो बात कर रहे हैं, मनोज पटेल की संभावना, एक साफ सुथरा युवा चेहरा भी है, अभी देखो उसको प्रभारी भी राष्ट्रीय नेतृत्व बनाते हैं, तो मनोज पटेल एक संभावना हो सकती है कि उस इलाके में एक पिछड़ा वर्ग का चेहरा पार्टी, ग्रामीण क्षेत्र से है वो। लेकिन देखिए, ज्यादा दिग्गजों के भी जो लगातार 5 बार जीत रहे हैं, जो लगातार 4 बार जीत रहे हैं, उनको प्राथमिकता इग्नोर कैसे। अब ग्वालियर में जब हमने एक समय चर्चा कर रहे थे, 7 विधानसभा में से 3 मंत्री थे, तो अभी तो इंदौर की बात कर रहे हैं तो 9 है, 9 विधानसभा क्षेत्र है, तो कुछ भाई संख्या 2 पॉइंट और है महेंद्र जी कि 2 साल लगभग पूरा करने जा रहे हैं, सुखबुगाहट है, और भी कुछ रुके हुए फैसले हैं, पर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मोहन जी से सीनियर हैं, वो उनकी ताकत भी है, और कहीं ना कहीं उनकी भविष्य की जो एक बिसात बिछाना है, उस राह में उनको रोड़ा भी माना जा सकता है। तो जब ये दिग्गजों से लाइन क्लियर होती है, किसी भी उनको नई भूमिका देखे, तब इन नए चेहरों के बारे में सोचना होगा। देखिए, अभी तो एडजस्टमेंट की जो कवायद चल रही है कि कहां किसको फिट किया जाए, ये चर्चाएं हैं और यही सरगर्मियां हैं, और इन्हीं पर हम जो है कयास लगा रहे हैं, और यही मिनिस्टर इन वेटिंग की टीम है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम बात करते हैं कि किनको एडजस्ट किया जाएगा, तो बस उन नामों में इंदौर को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक राजधानी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा कद की इंदौर जो है पूरे देश में, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं इंदौर नए दौर में है, तो नए दौर के इंदौर को लगता है कि कहीं ना कहीं में नंबर 1, कई कारणों से इंदौर फोकस में है। मतलब महेंद्र जी का साफ कहना है कि स्वच्छता में नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है, तो मंत्रिमंडल में नंबर 1 है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल में कोई संभावना नहीं है इंदौर से, क्योंकि वहाँ सैचुरेटेड अवस्था है, वहाँ सब कुछ ठीक है, परिस्थितियां, कोई पार्टी की वहाँ मजबूरी किसी को लेनी, मुख्यमंत्री कोई मजबूरी ना सही, लेकिन 1 साल बाद चुनावी मोड में तो चली जाएगी ना भाजपा। विपक्ष आप जो मंत्री उनको भी हटा दो तब भी वहां भाजपा जीतेगी। जीतू पटवारी चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, अब वो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। उनकी घेराबंदी को ध्यान में रखते हुए जिले में
उनके जो समीकरण है, जो उनके लिए कांग्रेस के लिए, मैं कह रहा हूं 2 मंत्री हैं वो भी हटा दो, तब भी वहां नहीं, इंदौर अभी की देखिए, सब्सिडी आपने जो जीतू तभी पटवारी वहां सिलावट, शुक्ला जो कांग्रेस के नहीं, दिग्गज फिर भी हैं, वो सब अभी भाजपा में अभी फिर आ भी चुके हैं। एक राकेश जी जो आपने बात कही, राऊ बहुत सेंसिटिव एरिया है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ना ही भाजपा कर सकती, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष है राऊ से। हाँ, तो और राऊ इसलिए में मैं वही बात कह रहा हूं कि हाँ। कांग्रेस की घेराबंदी को देखते तो हुए इसलिए- अभी और राऊ से कौन है? रणनीति क्या हो तो सकती राऊ है? से कौन लग रहा है? मधु वर्मा। ये मधु वर्मा का नाम अभी फिर कद बढ़ाएंगे ज्यादा तब कद घटेगा। देखिए ये सब सोचने वाली बात है, हालांकि अब इस पर भी एनालिसिस होता होगा भारतीय जनता पार्टी के संघ में, संगठन में, सभी जगहों पर, स्तर पर। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि हेमंत शैली और मोहन शैली आखिर किसको इंदौर से जगह देती है, तो अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रबल, जैसे आपने तर्क बहुत अच्छा उठाया महन जी, कि अगर जीतू पटवारी की घेराबंदी करनी है और उनको वहां कमजोर करना है, तो मधु वर्मा को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जीत एक बार हार है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगातार हारते रहे हो जीतू पटवारी उधर से, तो वो भी तो एक कमजोर कड़ी होगी ना। अभी। देखिए, जब भाजपा रणनीति बनाती है तो किसी को केंद्र में भूमिका देती है, किसी को सरकार में देती है, किसी को संगठन में देती है। अभी तमाम विकल्प खुले हुए हैं चेहरों को लेकर। उस क्षेत्र से लेकिन बड़े नेत्र चेहरे- महेंद्र जी, पीढ़ी बदल रही है, बीजेपी के नए नेतृत्व को सामने ला रही है मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में। तो आगामी 15-20 साल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इंदौर में कांग्रेस मजबूत होकर हो जाएगी। अभी तो 9 सीटें हैं, तो वो अपनी सीटों को बचाना चुनौती है ना, तो वो जमावट तो सत्ता से ही होती है। देखिए, अब बचाना तो निश्चित तौर से जाहिर सी बात है कि जब आर्थिक राजधानी है, विरासत की बात मुख्यमंत्री करते हो, मुख्यमंत्री का प्रभार वाला जिला है, तो सबकी निगाहें उस प्रभार वाले जिले के हर सीट पर होंगी और हर बूथ पर होंगी। मतलब बूथ तक होंगी अभी निगाहें कि कहां क्या। जीतू पटवारी की नहीं होंगी, ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि उनकी भी होंगी। वो भी चाहते होंगे कि हमें भी थोड़ा कम बैक मिले, जो हमें निगेटिविटी मिल रही। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव भी सोच रहे होंगे कि क्या समीकरण बनने। हालांकि मोहन यादव के अलावा भी ऐसा नहीं है, संगठन के जो शीर्ष नेता हैं और आला कमान की नजरें ना हो, जब प्रधानमंत्री वहां आते हैं, जब संघ प्रमुख वहां आते हैं, तो सभी, और सबसे बड़ी बात है कि संघ का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है वो। तो ऐसे में तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन हाँ, किसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये बाकी के जो 5 चेहरे हैं ये बड़े दमदार हैं वहां पर। ये इसमें तो कोई शंका नहीं है कि ये चेहरे दमदार नहीं है, हर एक चेहरे पर जिस पर हमने बात की। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है गीत जी? देखिए, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो चाहे सरकार भाजपा की हाँ, हो, चाहे कांग्रेस की, इसमें महत्व इंदौर को दिया है, और इंदौर को महत्व देने उस व्यक्ति को दिया है जिसकी ताकत ज्यादातर रही है। जैसे मैं अगर फिर पीछे कालांतर में ले जाऊंगा तो महेश जोशी वहां शेडो मुख्यमंत्री माने जाते थे राकेश जी, वो दौर था, हमने देखा है, हमने सबने दौर। उसके बाद अगर देखें तो उसी पैरेलल पर अगर देखें तो वो नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का। तो ये मतलब ये एक राजनीतिक तासीर कही गई इंदौर के बारे में कि जो भी रहेगा वो प्रबल और पैरेलल रहता है वहां का नेता। अगर ये शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं कि मतभेद मनभेद जो भी कहो, लेकिन कैलाश जी को साथ लेकर के चलना पड़ा है, शिवराज जी को भी। सर, वो उनकी युवा मोर्चा की टीम के मेंबर हैं, तो वो मित्रवत संबंध है आपस के, और वो मित्रवत संबंध के कारण कैलाश और शिवराज की जोड़ी आज भी वहां इंदौर में जानी पहचानी जाती है। हम ऐसा नहीं है कि भूल जाएं। अगर आपको याद हो तो उमा भारती की जब सरकार बनी थी तब इंदौर से 2 मंत्री लिए गए थे, तब लक्ष्मण गौर और कैलाश विजयवर्गीय लगभग पैरेलल सत्ता के केंद्र माने जाते थे, तो वो उन दोनों को महत्व दिया गया था मंत्रिमंडल में। यह अलग बात है कि उनकी दुर्घटना में डेथ हो गई और अब उनकी पत्नी वहां से विधायक हैं, लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय वहां से सबसे ज्यादा ताकतवर नेता माने जाते हैं। और मैं फिर बार बार वही दोहराऊंगा, रमेश मेंदोला उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप गोलू शुक्ला को मान लो, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, मधु वर्मा उनके कोटे से आते हैं। इसके बाद अगर बात करोगे आप तो कुछ हद तक इस कोटे के बाहर क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजर रहेगी देवदत्त जी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नज़र रहेगी और ना कोई ऐसी संभावना है। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि प्रदेश में बहुत सारी सीटें जहां उनको एडजस्ट करना है, इसलिए इंदौर से मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आती। थोड़ी बहुत संभावना बनती है तो मनोज पटेल या मधु वर्मा की, वो भी आप जीतू पटवारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। महेंद्र जी, बिल्कुल, सबसे नहीं, ऐसा नहीं है देखिए कि नई नजर है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि एक जिले से 5-5, 4-4 मंत्री भी हो जाते हैं। तो ये समीकरण नहीं तय करते, ये परिस्थिति तय करते, हालात तय करते कि हमें कहां पर मजबूती के साथ जाना है। मालवा अंचल में ओवरऑल यदि एनालिसिस करा जाए तो 66 सीटें हैं, 66 सीटों में इंदौर से ही कंट्रोल होता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि इंदौर को अछूता छोड़ देंगे आप, मतलब जो माहौल बनता है वो इंदौर से बिल्कुल। और इंदौर से इसलिए भी माहौल बनता है कि सबकी नजर इंदौर पर है। और अब तो वैसे भी नजर है कि आपने इतने समीकरण बताए हैं कि अपोजिशन का जाति समीकरण नहीं, जाति समीकरण का फैक्टर वहां जाति समीकरण का असर वहां नहीं रहता। प्रदेश में इंदौर और भोपाल 2 ऐसे हैं जो
गढ़ है भाजपा के। यहाँ चूंकि अल्पसंख्यकों के कारण भाजपा के पक्ष में भोपाल में माहौल बनता है, और इंदौर स्वाभाविक गढ़ है, वहां आप देखो किसी को भी टिकट लेकिन दिया है। कैलाश देवदत्त जी आप ये कह के कि भाई किसी को भी खड़ा कर दो, भाजपा का पड़ रहा है वही जीतेगा, कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। नहीं, चुनौती है कांग्रेस। संजय शुक्ला हो गया था वहां, आपने संजय शुक्ला इस बात का उदाहरण है कि चुनौती है। संजय शुक्ला वहां मजबूत उम्मीदवार थे। नहीं देवदत्त जी मैं आपकी बात में थोड़ा सा विरोधाभास है। नहीं, विरोधाभास क्या, अगर ऐसा कांग्रेस का बिल्कुल वजूद नहीं होता तो राव से जीतू पटवारी क्यों जीतते चुनाव, फिर संजय शुक्ला क्यों चुनाव जीतते? परिस्थिति ऐसी हो गई। संजय शुक्ला भाजपा में आ चुके, नहीं आ चुके, लेकिन वो जो चुनाव आज की परिस्थिति में नहीं चुके ना, वो भी तो चुनाव और मजबूत हो गई। वहां जो मजबूत कांग्रेस के थे, तुलसी सिलावट, संजय शुक्ला, वो सब भाई। संजय शुक्ला ने दूसरी बार संघ का बहुत बेहतरीन काम है, जो जमीनी जमावट है संघ की, वो बहुत बेहतरीन जमीन है। और भाजपा का जो संदेश गया है, ठीक है, बात इंदौर की हो रही है, मालवा को, लेकिन उज्जैन के समीकरण, उज्जैन से मुख्यमंत्री का नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले की राजनीति कुछ बदल रही है, कुछ प्रभावित हो रही है। देखिए, फिर उज्जैन की बात करनी होगी तो हमें फिर उप मुख्यमंत्री की भी बात करनी होगी। तो ऐसा नहीं, ये समीकरण केवल जिलों के तय होते हैं। अब जिलों में इसलिए इंदौर महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंदौर आर्थिक राजधानी में, हम प्रशासनिक राजधानी में बैठे बात कर रहे हैं तो आर्थिक राजधानी को पूरे देश में गिना जा रहा है, क्योंकि इंदौर बहुत अब वो अलग तरीके से पेश हो रहा है। तो ऐसे में वहां का प्रतिनिधित्व। एक बात और है जी, देखिए, जब मोहन जी ने शपथ ली थी तो विरासत में ही उनको मंत्रिमंडल दे दिया गया था। अब 2 साल हो गए हैं, होने जा रहे हैं, तो वो नई टीम तो चाहेंगे ना, तो नए चेहरे, पीछे से भी नेतृत्व भी चाहेगा कि भाई अब नई पीढ़ी, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि अगले 1.5-2 दशक की भाजपा तैयार हो, कुछ चेहरे सामने लाए जाए। इनके अलावा भी मतलब जो अभी न सही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आगामी मतलब अगले चुनाव के बाद आसपास दिख सकते हैं। राकेश जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अगर हम इसी मंत्रिमंडल को देखें तो कुछ मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार के विधायक हैं, उनको जगह दी है, मतलब मोहन यादव को वजन देने के लिए दी गई है। अब बड़ी बात कद्दावर नेताओं की, कद्दावर नेताओं को लेकर तरह तरह की बातें आए दिन हम सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं मालवा, और जो महेंद्र जी ने बहुत मुफीद बात कही मेट्रोपॉलिटन सिटी की, उसमें 5 शहर आ रहे हैं राकेश जी, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास। अगर इनको मिला देंगे तो फिर उसके हिसाब से राजनीतिक समीकरण को थोड़ा देखना पड़ेगा। और मोहन यादव स्वाभाविक तौर से चाहेंगे कि वो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है तो वहां उनका दबदबा कैलाश जी के पैरेलल खड़ा हो, क्योंकि कैलाश जी आज उनसे सीनियर नेता हैं, लेकिन दबदबा वो अपना बनाना चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इंदौर का प्रभार का जिला उन्हें अपने। जब कैलाश जी की भूमिका केंद्र से मध्य प्रदेश के लिए बदल सकती है तो भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, इस पे भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नया आने के बाद जब भी वो आता है उसके बाद कई चीजें बीजेपी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स वो बदलेगी, उससे राज्य अछूते नहीं रहेंगे। और तब तक चुनावी मोड में बीजेपी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए एक नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अगर कांग्रेस को पूरी तरीके से इंदौर से खत्म करना है भाजपा को, तो वहां कोई ना कोई चेहरे को, चाहे वो पैरेलल चला रहा हो, कैलाश जी के साथ मल्लिंग गौड़ के परिवार की बात हम करें या महेंद्र हाड़िया के परिवार की बात करें, ये तो सर्वमान है ना, की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सर्वमान है ना। अगर ये सर्वमान नहीं होते तो शुरू से लेकर अभी तक क्यों मंत्री इनके परिवार से होते या ये होते। दूसरी बात ये है कि जो बूथ मैनेजमेंट का जो अभी एक नया एजेंडा चल रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इसको लेकर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैन टू मैन वर्किंग का मामला है। अब ये नहीं है कि आप जो है कमल के फूल का टिकट लेके आ गए तो अब आप चुनाव जीत जाएंगे। तो यहाँ देवदत्त जी क्या कह रहे हैं महेंद्र जी? अभी भविष्य में जो बूथ मैनेजमेंट की जो परिपाटी शुरू हुई, इसमें तो ये अब देखिए पार्टी के लिए मतदाता का क्या है। और आप ये समझिए कि कौन है जिसको आप टिकट काट दो या मंत्री नहीं बनाओ, वो कमजोर कर देगा इंदौर में। वहां जो एक जो कैडर होता है, जो जन भावना है, वो भाजपा के साथ जुड़ चुकी, वहां बहुत मजबूत है। वहां कोई मजबूरी नहीं, मैं बार-बार बात कर रहा हूं, करिए, पार्टी के पास बहुत सारी चीजें रहती हैं देखने के लिए। कोई अकेला इंदौर जिले से नहीं होगा। कितने बार शिवराज सिंह के कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल कोई मंत्री भी नहीं वहां बना और सब कुछ अच्छा स्मूथली चलता रहा। एक एक लाइन में देवदत्त जी आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा को विराम देने के लिए। एक अंतिम टिप्पणी आपकी। कोई गुंजाइश नहीं है मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए, मोहन जी की नजर नहीं है इंदौर में, नजर है तो दूसरी तरीके से है कि कैसे भविष्य के सिंहस्थ को सफल बनाया जाए, कैसे भाजपा की जड़ें मजबूत हो। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर के कहीं कोई नजर नहीं है। मुझे लगता है इंदौर में कोई संभावना नहीं है, ना कोई नजर है। वो स्वयं वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और इंदौर वैसे ही मैं जो बार बार जी आप क्या कहेंगे? देखिए,
अभी देवदत्त जी ने जो कहा है उस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां नजर क्यों नहीं होगी, वहां के हालात ऐसे हैं, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस जब देखिए जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब नए सिरे से सृजन होता है, और कांग्रेस का सृजन वहां हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी आप देखिए, अभी जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में सारे कांग्रेस के दिग्गज एक साथ, भले ही वो आपस में जो है माथापच्ची करें या सर फटाउर करें, मोहन जी लेकिन सोच तो रहे हैं। बिल्कुल संगठन को सोचना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा। जी, आप क्या सोचते हैं, कोई संभावना इंदौर जिले से 9 विधायक, क्या वो उतना प्रतिनिधित्व देखिए 9 में से तो 2 को जगह मिल चुकी है मंत्रिमंडल में, लेकिन जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूं मोहन यादव की जो पॉलिटिक्स है और या भाजपा की जो पॉलिटिक्स है, कैलाश विजयवर्गीय के पैरेलल किसी ना किसी को मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके मोहन यादव अपना दम या अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज करा पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं 7 में से किसी एक को तो मंत्रिमंडल में जगह पैरेलल खड़ा करें या नहीं, सहमति से खड़ा कर सकते हैं। ये चलिए वहां खड़े हैं। चर्चा को यही विराम देते हैं। इंदौर का अपना महत्व है, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति हो या सत्ताधारी भाजपा हो या दिल्ली की नजर से, इंदौर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खासतौर से जब चुनाव में मालवा का महत्व बढ़ जाता है, जिसके हाथ में चाबी होती है वो कहते हैं वही सरकार बनाता है, वो है मालवा। तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा को यहाँ विराम। चर्चा में शामिल होने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, गीत दीक्षित जी और देवदत्त जी, आप सभी का शुक्रिया। मिनिस्टर इन वेटिंग, मंत्रिमंडल पुनर्गठन या फिर विस्तार, कौन अंदर कौन बाहर, टाइमिंग, क्राइटेरिया और भी बहुत फैक्टर काम करते हैं। जब भी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कवायद जोर पकड़ेगी, इंदौर पर नजर जरूर जाएगी। इंदौर जिले का मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक महत्व था और है और रहेगा। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई भी मध्य प्रदेश की इस आर्थिक राजधानी इंदौर को कभी नजरअंदाज नहीं कर सका है। करीब 2 साल पूरे करने जा रही मोहन सरकार के लिए इंदौर दूसरे जिलों से ज्यादा महत्व रखता है। खुद मुख्यमंत्री का प्रभारी मंत्री होना, आगामी चुनाव की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस जिले से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो खुद चुनाव हार गए, लेकिन इस चेहरे को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए भाजपा और मोहन सरकार को फैसला लेना ही होगा। जिले की 9 सीट, फिलहाल 2 मंत्री मोहन सरकार में, तो देखना दिलचस्प होगा भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स कब किस रूप में सामने आती है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार। फिर मिलेंगे मिनिस्टर इन वेटिंग में और एक नए जिले के दावेदारों की तह तक जाएंगे। मिनिस्टर इन वेटिंग।